हेलो स्टूडेंट। वाइज प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एसएससी जेई 2024 के लिए अपना एक मेंस प्रेप सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम जो हमारा आज का 14 सेशन है। और 14 सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके स्क्रीन पे ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर एक्सकवेशन द यूनिट ऑफ पेमेंट फॉर excavation in trenches for pipes cables for pipes cables up to 1.5 meter depth in ordinary rock और हार्ड रॉक। ऑर्डिनरी रॉक और हार्ड रॉक में क्या होगा? तो बेसिकली ध्यान रखिएगा बेटा इस बात का कि हमारा जो एक्सकेवेशन होता है, वो सबसे पहले समझते हैं कि इस एक्सकेवेशंस क्या क्या होता है। जैसे एक होता है हमारा रफ एक्सकेवेशन। क्या होता है हमारा? रफ एक्सकेवेशन। अगर हम रफ एक्सकेवेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ रफ एक्सकेवेशन में, कि आपको यहाँ ड्रेसिंग ऑफ साइड्स की ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है, और साथ साथ बॉटम और बॉटम की भी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? सो व्हाट वी कैन से दैट इन केस ऑफ रफ एक्सकेवेशन, that no requirement of dressing of sides and bottom, all right, and reduction to exact levels. इसमें क्या क्या आएगा? हिल साइड कटिंग हो जाएगा, विंडिंग ऑफ अर्थ, विंडिंग मतलब एक्सकेवेशन, लोडिंग एंड रिमूवल ऑफ अर्थ, दैट मींस विंडिंग ऑफ अर्थ। अगर हम रफ एक्सकेवेशन की बात करते हैं तो ये मेजर करते हैं किसमें हम लोग? मीटर क्यूब में। किसमें मेजर करते हैं हम लोग? ये मेजर करते हैं हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। क्लियर है ना? रफ एक्सकेवेशन किसमें मेजर करते हैं हम लोग? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सरफेस एक्सकेवेशन की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्या? सरफेस एक्सकेवेशन की। अगर हम सरफेस एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं तो सरफेस एक्सकेवेशन में इसको मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में। किसमें मेजर करेंगे? स्क्वायर मीटर में। और ध्यान रखिएगा सरफेस एक्सकेवेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले बोलता है सरफेस एक्सकेवेशन क्या, कि एक्सकेवेशन का जो विड्थ होगा हमारा वो 1.5 मीटर से क्या होगा हमारा? ज्यादा होना चाहिए। एक्सकेवेशन डेप्थ हमारा जो बोलता है हमारा वो 300 mm से कम होना चाहिए। 300 mm से कम होना चाहिए। और एक्सकेवेशन एरिया जो प्लान पे आप कंसीडर करेंगे वो 10 मीटर स्क्वायर से ज्यादा होना चाहिए। व्हाट वी कैन से दैट दिस इज द conditions for surface excavation. This is conditions for surface excavation. और अगर सरफेस एक्सकेवेशन होता है तो उस कंडीशन में मीटर स्क्वायर में हम लोग क्या करते हैं? मेजर्ड करते हैं रेट एनालिसिस को, सॉरी यूनिट ऑफ मेमेंट को। और यही अगर एक्सकेवेशन विड्थ 1.5 से ज्यादा है और ये भी हमारा किससे ज्यादा है? 300 से ज्यादा आ जाएगा तो इसको बोलेंगे एक्सकेवेशन ओवर एरिया। क्या बोलेंगे? एक्सकेवेशन ओवर एरिया। जब ये जो केस है हमारा अप टू 1.5 मीटर, तो ये क्या आ जाएगा? अप टू 1.5 मीटर विड्थ है हमारा इन ऑर्डिनरी रॉक और हार्ड। ठीक है ना? ऑर्डिनरी रॉक और आपका हार्ड, तो अप टू है। तो यहां एक्सकेवेशन विड्थ क्या है हमारा? 1.5 मीटर से ज्यादा है हमारा दोनों केस में। तो उसको बोलेंगे क्या? अगर यही एक्सकेवेशन एरिया जो होगा हमारा 10 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो इसको बोलेंगे क्या? एक्सकेवेशन ओवर एरिया। और यहां होता है एक्सकेवेशन किसमें? क्यूबिक मीटर्स में। एक्सकेवेशन किसमें होता है हमारा? यहां एक्सकेवेशन होता है हमारा क्यूबिक मीटर्स में। क्लियर है? वही सरफेस एक्सकेवेशन में मीटर स्क्वायर में। और वही अगर एक्सकेवेशन अगर हम ट्रेंचेज में फाउंडेशन पाइप के लिए कर रहे हैं और केबल्स के लिए कर रहे हैं, जिसका एक्सकेवेशंस का विड्थ जो होगा 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए शाफ्ट के लिए, वेल्स के लिए, और उसका एरिया भी 10 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10 मीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस केस में यूनिट ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा? क्यूबिक मीटर होता है। यूनिट ऑफ पेमेंट क्या होता है हमारा? यूनिट ऑफ पेमेंट होता है हमारा
क्यूबिक मीटर। क्या होता है यूनिट ऑफ पेमेंट? क्यूबिक मीटर होता है हमारा। क्लियर है ना? तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, कहां स्क्वायर मीटर यूज करते हैं, कहां क्यूबिक मीटर। सेकेंड बोलता है इन एनालिसिस ऑफ रेट द क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटर फॉर 10 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क इज टेकन एज। ड्राई यूनिट 10 क्यूबिक मीटर। सबसे पहले समझेंगे हम क्या, कि आपका अगर 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क है, 1 मीटर क्यूब अगर आप ब्रिक वर्क यूज करते हैं तो कितना अप्रोक्स ब्रिक्स होता है? 500 ब्रिक्स। क्लियर है हमारा? हमारे पास कितना है? 10 क्यूबिक मीटर। 10 मीटर क्यूब के लिए 5000 ब्रिक्स की आवश्यकता लगेगी हमारा 10 मीटर क्यूब वर्क के लिए, 10 मीटर क्यूब ब्रिक्स के लिए। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, क्योंकि देखो हमें यहां पता करना है मोटार कितना यूज कर रहे हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना मोटार यूज कर रहे हैं। क्योंकि ड्राई वॉल्यूम ऑफ मोटार क्या होता है? 1.33 वॉल्यूम ऑफ क्या होता है? वेट वॉल्यूम। और ये 1.33 क्यों यूज करते हैं? वी अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ बल्किंग, श्रिंकेज, ड्राइंग। तो ये सबको कंसीडर करते हुए 1.33 टाइम्स ऑफ लेते हैं वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ व्हाट मोटार। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम मोटार कितना यूज कर रहे हैं तो मोटार जो आप यूज कीजिएगा वेट वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स माइनस क्या? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स माइनस आपका वॉल्यूम ऑफ, या वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क बोल लीजिए, माइनस वॉल्यूम ऑफ 5000 ब्रिक्स। तो वॉल्यूम ऑफ, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक का, तो वो क्या होता है? 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, इतना होता है हमारा। सो ऑब्वियसली सी बात है वो क्या हो जाएगा? 1539 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है हमारा, याद होना चाहिए आपको। तो वही अगर आप 5000 के लिए देखिएगा तो 5000 इंटू 1.1539 सेंटीमीटर क्यूब हो गया हमारा। इसको मीटर में कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7.695 मीटर क्यूब आ जाएगा हमारा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ 5000 ब्रिक्स जो है हमारा वो 7.695 मीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना है हमारा? 10 है। इसका मतलब 10 माइनस 7.695 जो आपका कितना आ रहा है? 10 माइनस 7.695 कितना रहा? 2.305 मीटर क्यूब। इसका मतलब 2.305 मीटर क्यूब हमारा क्या यूज हो रहा है हमारा? दिस 2.305 मीटर क्यूब जो हमारा, वही वॉल्यूम ऑफ क्या है हमारा? वेट वॉल्यूम ऑफ क्या है? मोटार है हमारा, क्योंकि मोटार जो ब्रिक के बीच में होगा यही यूज होगा हमारा। इसका मतलब इसको 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम मिल जाएगा, और ड्राई वॉल्यूम क्या होगा? 1.33 से मल्टीप्लाई करने के बाद अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन को तोड़ना सीखिए कि 10 मीटर क्यूब पूछ रहा है तो 10 मीटर क्यूब हमारा क्या आ गया? ब्रिक वर्क हो गया। इसका मतलब इसमें से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक अगर माइनस कर देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ मोटार दैट हैज टू बी यूज्ड होगा, उसको 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कैसे माइनस करेंगे? 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क के लिए 500 ब्रिक चाहिए, 10 मीटर क्यूब के लिए कितना चाहिए? 5000 ब्रिक्स। और एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है? 1539 सेंटीमीटर क्यूब। 5000 क्या होगा? 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर द इफेक्ट ऑफ द बल्किंग, श्रिंकेज और ड्राइंग। ऑलराइट। सो अब क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? While submitting a tender, the contractor is required to deposit the sum amount with the department as guarantee of the tender called. As guarantee of the tender called. अब समझिए मेरी बात ध्यान से यहां। सबसे पहले क्या है हमारा? कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द सेम अमाउंट विद द डिपार्टमेंट। इसको बैंक गारंटी बोलते हैं, या अर्नेस्ट गारंटी बोलते हैं, या हम लोग सिक्योरिटी बोलते हैं, या कॉशन मनी बोलते हैं। बेसिकली एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो अर्नेस्ट मनी होता है हमारा वो 2% होता है हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट का। जो कॉन्ट्रैक्टर कल हो के रिफ्यूज ना करे टेंडर एक्सेप्टेंस के बाद, या भाग ना जाए, इसके अगेंस्ट में हम लोग इस क्या करते हैं? डिपॉजिट करवाते हैं। सिक्योरिटी मनी जो होता है वो 10% होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट का। इसमें अर्नेस्ट मनी इंक्लूड होता है हमारा। ठीक है ना? क्या होता है हमारा? इंक्लूड होता है हमारा। क्लियर है ना? और बैंक गारंटी क्या होता है कि बैंक गारंटी देती है किसी काम के अगेंस्ट में, कि कॉन्ट्रैक्टर कल होके भागता है तो बैंक पे करेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्नेस्ट मनी, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द सम अमाउंट विद द डिपार्टमेंट एज ए गारंटी ऑफ द टेंडर। That's called bank guarantee, not earnest. Sorry, that's called earnest guarantee, not security. The security is the 10% of the cost. Okay, so security money में earnest money include होता है। ठीक है ना? तो
टेंडर के अगेंस्ट में, तो टेंडर के अगेंस्ट में काम तो हो क्या है हमारा कि टेंडर एक्सेप्टेंस के बाद ना कॉन्ट्रैक्टर भाग जाए, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी। ठीक है। Now match list first with list second and select the correct answer using the codes given below. फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है कंटूर ग्रेडियंट। क्या है हमारा, कंटूर ग्रेडियंट। कंटूर ग्रेडियंट क्या होता है हमारा, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, सॉरी, लाइन लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड कीपिंग ए कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल। एक तरह से कंटूर ग्रेडियंट क्या हुआ, इमेजिनरी लाइन है। कंटूर ग्रेडियंट क्या है हमारा, इमेजिनरी लाइन है, जो थ्रू आउट हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी इमेजिनरी लाइन दैट लाइज थ्रू आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से कि इसका बेसिक मतलब क्या है हमारा, इसका और बेसिक मतलब क्या है हमारा। अब समझिएगा, इसको डिटेल्स में बता रहे हैं हम लोग किस इसका मेन मकसद, इसका मेन क्या है मतलब। सो हम क्या देख रहे हैं, कंटूर ग्रेडियंट। तो हमने क्या बोला कि इमेजिनरी लाइन थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। और वो इमेजिनरी लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ हर समय कांस्टेंट एंगल सब्सटेंड करेगा। इट विल प्रिजर्व अ कांस्टेंट इंक्लिनेशन टू द सरफेस ऑफ द, sorry, with the surface of the horizontal, or we can say that with the horizontal. So basically एक तरह से कंटूर ग्रेडियंट जो होता है वो एक क्लियर पिक्चर देता है किसके बारे में, एक राइजिंग ग्रेडियंट या फॉलिंग ग्रेडियंट। और कंटूर ग्रेडियंट को हर समय एक्सप्रेस करते हैं द रेशियो ऑफ 1 इन n, दैट मींस रेशियो ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मान लीजिए और कि अगर आप 10 मीटर चल रहे हैं और 0.5 मीटर फॉल हो रहा है, तो 0.5 बाई क्या होगा हमारा, या 0.5 इन 10 हो जाएगा हमारा। सो आपको पता, अगर मुझे इंक्लिनेशंस पता हो गया कंटूर ग्रेडियंट का, तो हम डायरेक्शन को भी इजीली लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। और वो क्या क्या होता है हमारा, इंडियन टेंजेंट, क्लिनोमीटर, घाट ट्रेसर, लेबल, थेडोलाइट, तो ये सब चीज भी पूछ सकता है आपसे। सो इसका एक क्या हो जाएगा हमारा 4। नाउ है लाइन ऑफ स्टीपेस्ट ग्रेडियंट। स्टीपेस्ट ग्रेडियंट मतलब परपेंडिकुलर, मतलब क्या हुआ, लाइन ऑफ स्टीपेस्ट ग्रेडियंट मतलब क्या हो गया, लाइन ऑफ स्टीपेस्ट ग्रेडियंट मतलब परपेंडिकुलर, दैट मींस परपेंडिकुलर। सो ऑब्वियसली सी बात है कि जो कंटूर लाइंस होता है वो वाटर शेड और रिज लाइन को, वाटर शेड और रिज लाइन को क्या करता है, परपेंडिकुलरली क्या करता है, क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो आपका बी का क्या हो गया हमारा 3, बी का क्या हो गया 3। और नेक्स्ट है हमारा सैडल लाइन। आपको पता है सबमिट्स के बीच अगर डिप्रेशंस जो भी होते हैं दैट्स कॉल्ड ए सैडल। और उसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सैडल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए 4 सेट ऑफ कंटूर्स। और वो एक तरह से रीज के डीप को रिप्रेजेंट करता है, या कोई रीज दो जंक्शन पे मीट कर रहा है किसी जंक्शन पे, तो उसके जंक्शन, दो रीच किसी जंक्शन में मीट कर रहा है तो उसके जंक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा हमारा सैडल। सो ऑब्वियसली सी बात है कि जैसा हमने आपको बताया कि माउंटेन रेंज के केस में अगर हम देखते हैं, माउंटेन रेंज के केस में तो वो सैडल वही पास का फॉर्म ले लेता है हमारा, ठीक है ना। दैट मीन्स लाइन पास करेगा सबमिट से और सैडल से, ठीक है ना। तो जब लाइन पास करेगा सबमिट और सैडल से तो वो वाटर शेड देगा, क्या देगा हमारा, वाटर शेड देगा। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपका इस तरह से है हमारा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शैडो के कंटूर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो शैडो लाइन का क्या हो गया हमारा, सी का 1, सी का क्या हो गया हमारा 1, सी का क्या हो गया हमारा 1, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा, अरे
नेक्स्ट है हमारा लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन। सो ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं, अगर हम लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं, तो लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन जो होता है वो क्या हो गया हमारा, लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन, लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन। सो लाइन विच, हाँ, लाइन ऑफ ड्रेनेज बेसिन ऑलवेज पासेस थ्रू रीज एंड सैडल सेटिंग अप ए डोमेन। सो समझिए इसका मतलब क्या होता है, सी का क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट। नाउ question says that while measuring horizontal angles by the method of repetitions with a theodolite, readings are taken on both the verniers. Which of the following errors will not be eliminated by reading both the verniers? First, error due to eccentricity of the center, ये eliminate हो जाता है। ये क्या होता है हमारा, eliminate हो जाता है, errors due to eccentricity of the centers। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत जगह पूछता है। तो बेसिकली आपका मेथड ऑफ रिपीटेशन से क्या क्या एरर्स एलिमिनेट होता है, पहला इसेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर्स और सेंटर्स, वहां आप बोथ वर्नियर रीडिंग लेके एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। सेकेंड बोलता है अगर आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशंस में कोई इन एडजस्टमेंट्स है और ट्रिनियन एक्सिस में भी कोई इन एडजस्टमेंट्स है, तो वहां भी आप बोथ फेस रीडिंग लेके एलिमिनेट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट एरर्स ड्यू टू इन एडजस्टमेंट्स ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशंस and the Trunian axis can also be eliminated by taking both the face readings। तो ये भी क्या हो गया हमारा, एलिमिनेट हो गया हमारा, ठीक है, ट्रू है, ट्रू है। नेक्स्ट है एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ध्यान रखिएगा इस बात का, यहां नहीं होता है हमारा, ठीक है ना, इसको हम लोग ओरिएंट करके करते हैं, फेस रीडिंग बोथ रीड करके नहीं एलिमिनेट कर सकते। तो आंसर क्या हो गया, 2। इसके अलावा क्या क्या एलिमिनेट होता है, तो एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशंस, ये भी क्या हमारा ट्रू है, ये भी एलिमिनेट होता है, क्योंकि अगर एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशंस है तो आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल पे रीडिंग्स ले सकते हैं, बोथ लेफ्ट और फेस राइट। साथ साथ इनएक्यूरेट जो यहां मेंशन नहीं है, साथ साथ इनएक्यूरेट ड्यू टू एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट बाइसेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एरर ड्यू टू इसेंट्रिक सेंटरिंग, ये सब भी कुछ हद तक आप काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बोथ फेस रीडिंग। सो ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात करते हैं इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ द आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो अगर हम इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं, तो इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट्स ऑफ प्लेट लेवल से बोल सकते हैं, उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं केयरफुली होके। आपको केयरफुली होके लेवलिंग करना है, और दैट लेवलिंग शुड बी डन विद रिस्पेक्ट टू द एल्टीट्यूड बबल, जब आपका वो एडजस्टमेंट में होगा। तो यहां कभी भी डबल साइटिंग से एरर्स एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन। An index map used in highway projects, proposed and existing roads and important। सबसे पहले समझते हैं कि भाई कितने तरह के आपके इंडेक्स होते हैं। सो बेसिकली अगर आप देखिएगा ड्राइंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिकली आप देखिएगा ड्राइंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो ड्राइंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या क्या हो जाएगा हमारा, ड्राइंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या क्या होगा हमारा सबसे पहले हमारा क्या क्या ड्राइंग्स हम लोग यूज करते हैं हाईवे प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले हमारा की मैप हो गया, इंडेक्स मैप हो गया हमारा, प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान्स हो गया, डिटेल्ड प्लान हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के साथ, डिटेल्ड क्रॉस सेक्शन हो गया, लैंड एक्विजिशन प्लान हो गया, क्रॉस ड्रेनेज का ड्राइंग हो गया, रोड इंटरसेक्शंस का ड्राइंग हो गया, लैंड प्लान्स भी शो करते हैं क्वेरीज वेरीज रहा तो जो की मैप होता है हमारा, इंडेक्स मैप नहीं, जो की मैप होता है हमारा, उसमें क्या होता है हमारा की मैप में, की मैप में हमारा प्रपोज्ड, जो की मैप होता है हमारा वहां प्रपोज्ड और एग्जिस्टिंग रोड को शो करते हैं। किसको, प्रपोज्ड और एग्जिस्टिंग रोड को शो करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा की मैप।
ठीक है ना। तो यहाँ आप इसका साइज क्या होता है 22 × 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा साइज की मैप का। और स्केल भी हम लोग डिपेंड करते हैं लेंथ ऑफ द रोड पे, ठीक है ना। इंडेक्स मैप जो होता है वही जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया को शो करता है, और यहाँ डिटेल्स सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और इंडेक्स मैप भी हमारा सुटेबल स्केल का होना चाहिए। साइज जो यहाँ होता है 22 के जगह पे यहाँ हो जाएगा साइज हमारा 32 × 20 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। नेक्स्ट आता है हमारा डिटेल्स ऑफ वेरियस ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स। तो ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स में हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे होता है। क्या होता है हमारा प्रिलिमिनरी सर्वे होता है ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स में रिकनेसेंस एक तरह से बोल सकते हैं उसके पहले। तो यहाँ वेरियस ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स को हम लोग शो करते हैं हमारा, और जितने भी इंफॉर्मेशन है सबको एक फिक्स्ड स्केलिंग पे करते हैं, एक रेंज स्केलिंग पे, जो हमारा होता है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर टू 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो इस स्केलिंग पे यूज करते हैं हम लोग। क्लियर है ना। नेक्स्ट है जनरल डिटेल्स। नाम ही है जनरल डिटेल्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे डिटेल्ड प्लान। क्या लिखेंगे डिटेल प्लान। यहाँ हम लोग जितने भी अलाइनमेंट्स हैं सबको शो करते हैं हम लोग ग्राउंड प्लान को बाउंड्रीज के साथ ठीक है ना। और यहां हमारा कंटूर इंटरवल्स होता है प्लेन टेरेन में 1 से 2 मीटर। याद रखिए कंटूर इंटरवल्स होता है प्लेन टेरेन में 1 से 2 मीटर, और हिल्स में 3 से 6 मीटर। यहाँ हम लोग जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स होता है हमारा वो भी यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया डिटेल्ड प्लान, डिटेल्ड प्लान या डिटेल्ड इंडेक्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ क्लोज कंट्री में स्केलिंग होता है 1/2400, याद होना चाहिए स्केलिंग होता है 1/2400। डिटेल्ड प्लान्स में ये स्केलिंग बढ़ के 1/1200 भी हो सकता है हमारा। और साथ साथ यहाँ A2 साइज यूज करते हैं पेपर, और 60 × 42 सेंटीमीटर का साइज होता है हमारा, ठीक है ना अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा आपको क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस भी होता है हमारा, जहां हम लोग सेम हॉरिजॉन्टल स्केल पे ड्रॉ करते हैं जो हम डिटेल प्लान में ले रहे थे हमारा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ वर्टिकल स्केल को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में आप लॉन्गिट्यूडनल स्केल का 10 टाइम्स भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना तो ये आपका बहुत मेन चार आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सी वैल्यू ऑफ 3 लेयर्ड पेवमेंट सेक्शन हैविंग इंडिविजुअल कोहेसोमीटर दिया हुआ है हमारा 60, 225, 15। थिकनेस दिया हुआ है 10, 20, 10। समझिए मेरी बात ध्यान से जनाब। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना तो आपको क्या करना है कि सबको एक सिंगल इक्विवेलेंट कोहेसोमीटर में क्या करना है हमें कन्वर्ट करना है। सिंगल इक्विवेलेंट कोहेसोमीटर में क्या करना है कन्वर्ट करना है। हम मानते हैं क्या कि सीमेंट ट्रीटेड बेस जो है उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं सॉरी हम क्या कर रहे हैं सीमेंट बेस में सबको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। समझिएगा मेरी बात ध्यान से हमारा पहले बिटुमिनस कंक्रीट, इसका थिकनेस टी है 10 और 60 10 और 60। तो पहला बी को चेंज कर रहे हैं सी में सीमेंट में। इसका थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, कोहेसोमीटर है 60। अब सीमेंट का कितना थिकनेस होना चाहिए कि सेम कोहेसोमीटर को रिप्रेजेंट करे। तो ऑब्वियसली सी बात है सीमेंट का कोहेसोमीटर है 225। तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला TB अपॉन TC इज इक्वल टू CC अपॉन CB टू द पावर 1/5। तो थिकनेस ऑफ B कितना आ जाएगा थिकनेस ऑफ B नहीं थिकनेस ऑफ C, and this thickness of C is equivalent to
this thickness of C is equivalent to that of B. Equivalent to that of thickness of B. All right. Now let's see here. So TC is equal to क्या आ गया? TB into CB अपॉन CC to the power 1/5. TB कितना है हमारा? TB कितना है हमारा? 10 है, CB 60 है, और CC हमारा दिया हुआ है 225, ऑलरेडी दिया हुआ है, टू द पावर 1/5। इसको सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर से। मैं कैलकुलेटर लेके आ रहा हूं। इंटू 10, ये आ गया 7.677 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप कंक्रीट का 7.667 सेंटीमीटर लेते हैं तो दैट विल रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट बिटुमिनस बेस, और ठीक है ना, जिसका थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। सीमेंट ट्रीटेड ऑलरेडी, हमारा सीमेंट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम ग्रेवल को कन्वर्ट करेंगे। अब किसको? ग्रेवल को। अगर हम ग्रेवल को कन्वर्ट करते हैं तो सिमिलरली लिख देंगे हम लोग क्या? ग्रेवल को कन्वर्ट करने पे सिमिलरली क्या लिख देंगे? सिमिलरली हम वही कर देते हैं। वहां 10 था, ठीक है ना, वहां क्या था हमारा? 10 था। अब ग्रेवल की अगर हम थिकनेस की बात करते हैं तो ग्रेवल का थिकनेस कितना दिया हुआ है? ग्रेवल का थिकनेस दिया हुआ है हमारा, शायद वो भी 10 ही है हमारा ग्रेवल का थिकनेस। ये भी 10 है, लेकिन इसका क्वेश्चनोमीटर है 15। सो यही कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकेंड इक्विवेलेंट टू ग्रेवल, दैट्स इक्वल टू 10 इंटू 15 है ना, 15, ठीक है। 10 इंटू 15 बाई 225 टू द पावर 1/5। ये हो गया 5.81 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इक्विवेलेंट सीमेंट का अगर हम तीनों रखते हैं, तीनों लेयर, तो टोटल थिकनेस क्या हो जाएगा हमारा? पहला है 7 पॉइंट कितना है? 7.67 7.67 सेंटीमीटर। दूसरा है 5.81, और जो सीमेंट ऑलरेडी है 20 सेंटीमीटर, सीमेंट ऑलरेडी है 20 सेंटीमीटर। सो ये कितना हो गया? प्लस 7.67 प्लस 20, ये हो गया 33.488 सेंटीमीटर, जिसका कोहेसिव मीटर वैल्यू क्या होगा? 225 225 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। जो आपका तीनों लेयर का थिकनेस है वो है 10, 20, 40, टोटल कितना है? 40। इसका मतलब कि अगर हम टी थिकनेस अपॉन टी सी ले ले, और सी अपॉन सी टू द पावर 1/5, ठीक है ना, 1/5। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका टोटल थिकनेस 40 है और इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट किए हैं तो उसका थिकनेस 33.48 है, तो इसका कोहेसिव 225 है, तो इसका सी कितना आएगा? टोटल का सी, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 225 इंटू 33.48 डिवाइड बाई 40 टू द पावर 5। 225 इंटू 33.48 डिवाइड बाई 40 टू द पावर 5, 92.42। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट सी वैल्यू इस तीनों लेयर का क्या होना चाहिए? 93
3 होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी जेई मेंस में आ सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एनुअल वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट व्हील लोड दिया हुआ है, एनुअल वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट व्हील लोड दिया हुआ है, और आपको निकालना है क्या, वो आपको निकालना है क्या, ट्रैफिक इंडेक्स। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ट्रैफिक इंडेक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1.35 इंटू EWL टू द पावर 0.11। आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.35 इंटू 10 टू द पावर 6 टू द पावर 0.11। ये क्या आ जाएगा 7.949, 7 पॉइंट क्या आ गया 949। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एकॉस्टिक्स ऑफ एन ऑडिटोरियम इज कंसीडर्ड टू बी एक्सेल व्हेन इट्स रिवर्बरेशन टाइम इज बिटवीन। देखो सबसे पहले समझो एकॉस्टिक क्या होता है हमारा, सबसे पहले समझो जो रिवर्बरेशन टाइम होता है वही किसी भी जगह के, किसी भी हॉल के, किसी भी स्पेस के एकॉस्टिक को क्या करता है, डिफाइन करता है। मतलब कहने का कि भाई साहब अगर आपका सोर्स ऑफ साउंड बंद हो गया है तो कितना टाइम लग रहा है किसी भी साउंड को 60 डेसिबल से घटने में। सो वी कैन से दैट इट्स अ टाइम टेकन टू डिके बाय 60 डेसिबल, इट्स अ टाइम टेकन टू डिके बाय 60 डेसिबल आफ्टर द सोर्स इज स्टॉप। सोर्स ऑफ नॉइज बंद होने से कितना टाइम लगेगा कि साउंड्स को 60 डेसिबल से कम होने में कितना टाइम लग रहा है। सो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि जो आपका ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम होता है ऑडिटोरियम का, वो डिपेंड करता है कि ऑडिटोरियम का साइज कितना है, उस ऑडिटोरियम का एक तरह से ऑडियंस कैपेसिटी कितना है, क्या परफॉर्मेंस है उसका, किस तरह का परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस देयर। सो बेसिकली ऑप्टिमम रिवर्बरेशन टाइम जो होता है हमारा वो 0.50 टू 1.50 सेकेंड होता है। क्लियर है ना, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग, इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट एंड लंग्स, डैमेज टू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स, डैमेज टू लिवर एंड किडनी, abnormalities in pregnancy and fertility of the above effects लीड का क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, किस किस चीज के लिए लीड रिस्पॉन्सिबल है। लीड हमारा चारों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चारों होता है हमारा, ठीक है ना, थ्रोट, liver damage, gastric, pregnancy problem, so all things can be happen with exposure to the lead. So इसी तरह से अगर आप लोग को हमारा सीरीज अच्छा लगा होगा then you must subscribe our channel, make sure to like our video also, and we are coming with more series or quality based questions that are more expected to upcoming examinations like SSC JEE Mains, RRB JEE CBT 2, as well as BPSC AE and RPSC AE. Thank you.